Hello students, after endocrine system, now we will start the next chapter, central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिस्टर्ब होने से जो डिजीज़ होती है उनके बारे में। इसमें कौन कौन सी डिजीज़ हम पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे एपिलेप्सी, पार्किंसंस डिजीज़, अल्जाइमर, स्ट्रोक और माइग्रेन। ये फॉलोइंग डिजीज़ हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। नाउ फर्स्ट इज़ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होता है? अगर एपिलेप्सी की डेफिनेशन की बात करें तो एपिलेप्सी इज ए कंडीशन इन विच आवर ब्रेन generate abnormal electric signals. It's a condition in which brain generate abnormal and sudden electric discharge that result that cause sensitivity, sensations, movements of muscles and consciousness. That change the sensitivity, sensation, movements and consciousness of body. तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें एपिलेप्सी की, तो एपिलेप्सी इज ए कंडीशन इन विच एबनॉर्मल एंड सडन discharge of electric impulses in body and that cause sensitivity, sensations, movements and consciousness alter. यानी वो चेंज कर देती है सेंसिटिविटी, सेंसेशंस को, मूवमेंट्स को और कॉन्शियसनेस ऑफ बॉडी। तो एपिलेप्सी में क्या कंडीशन होती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है और ब्रेन से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बहुत ज़्यादा जनरेट होने लगते हैं। हमें ये तो पता है कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो सिग्नल्स मिलते हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स मिलते हैं। इस तरह से हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं, यहाँ से उन्हें इम्पल्सेस मिलते हैं और वो यहाँ से इन इम्पल्सेस के अगेंस्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स जनरेट करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स दूसरे नर्व फाइबर के फ्रंट पार्ट पे जाके मिलते हैं और ये जो बीच का जंक्शन होता है, यहाँ से इम्पल्सेस क्या होती है? जनरेट होती है एक न्यूरॉन फाइबर से दूसरे न्यूरॉन फाइबर तक। और इसी तरह से हमारी बॉडी को सिग्नल्स मिलते हैं और उन सिग्नल्स को स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, जिससे बॉडी वर्क करती है और बॉडी को मैसेज मिलता है कि हमें ये काम करना है, मूवमेंट करना है या फिर कोई सिस्टम को वर्क कराना है। तो वो सारे सिग्नल्स किससे मिलते हैं? इन न्यूरोट्रांसमीटर से। एपिलेप्सी में क्या होता है? ये इम्पल्स बहुत ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं, यहाँ बहुत सारे इम्पल्सेस मिलने लगते हैं एक ही टाइम पे, जिससे न्यूरॉन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स की भी नंबर्स बढ़ जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बहुत ज़्यादा जनरेट होने लगेंगे, जिसकी वजह से सिग्नल्स भी बढ़ जाएंगे, इम्पल्सेस बढ़ जाएंगे और मैसेजेस भी ज़्यादा मिलने लगेंगे। तो इससे क्या होगी? बॉडी की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और बॉडी क्या हो जाएगी? ओवर एक्टिव हो जाएगी। किसी भी वर्क को करने के लिए जितनी एक्टिविटी चाहिए वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगी। जैसे अगर वॉक करने की एक्टिविटी को अगर हम बढ़ा दिया जाए तो वो किस में चेंज हो जाएगी? रनिंग में चेंज हो जाएगी। तो वॉक करने की जगह क्या करने लग जाता है? इंसान भागने लग जाता है, वो रनिंग करने लगता है। अगर किसी चीज़ को उठाने के लिए एक्टिविटी करनी है तो उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है और हैंड शेकिंग कंडीशन होती है। तो कोई भी एक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है एपिलेप्सी कंडीशन के अंदर, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, इम्पल्सेस
बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलने लगते हैं नर्व फाइबर्स को, और जिसकी वजह से नर्व फाइबर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं और सिग्नल्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये थी एपिलेप्सी कंडीशन, जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बहुत ज़्यादा सडन और हाई क्वांटिटी में मिलने लगते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट, सेंसेशंस, कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाती है, इनमें चेंजेस आ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एपिलेप्सी। आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ एपिलेप्सी एक टर्म आती है सीजर। सीजर क्या होता है? सीजर एपिलेप्सी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सीजर एपिलेप्सी का सिम्टम है। एपिलेप्सी कंडीशन में सीजर्स आते हैं। और सीजर क्या है? सीजर एक सिम्टम है, जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बढ़ जाता है ब्रेन के अंदर। वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की जो इंक्रीजमेंट है उसको शो करते हैं सीजर। उसके सिम्टम्स है सीजर। यानी अगर सीजर की डेफिनेशन बताए तो इट्स ए सिम्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन। इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस यानी जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है ब्रेन के अंदर, वो बॉडी में किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा उसे बोलते हैं सीजर्स। और कैसे इफ़ेक्ट करता है? कॉन्शियसनेस, बॉडी की कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाती है, बॉडी की जो मूवमेंट्स है वो क्या होने लगते हैं? डिस्टर्ब होने लगते हैं, सेंसिटिविटी डिस्टर्ब होने लगती है, ठीक है। और कोई भी एक्टिविटी, हम जो भी बॉडी से एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक्टिविटी एबनॉर्मल होने लगती है, यानी वो हमारा कंट्रोल उस पर से ख़त्म होने लगता है। तो ये कंडीशन होती है सीजर्स की, जो मैंने एपिलेप्सी में बताई आपको। कॉन्शियसनेस, मूवमेंट और एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है बॉडी की, जिसे बोलते हैं सीजर्स। अब सीजर्स कितने टाइप के होते हैं? सीजर्स दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है फोकल या फिर पार्शियल सीजर, और सेकंड इज जनरलाइज्ड सीजर। जैसा इसका नाम है पार्शियल सीजर या फोकल सीजर, तो ये ब्रेन के किसी एक पार्ट में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है। यानी ब्रेन के किसी भी एक पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से होता है फोकल या पार्शियल सीजर। बट जनरलाइज सीजर में क्या होता है? पूरे ही ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाता है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस सीक्रेट होने लगती है, तो उसे बोलते हैं जनरलाइज्ड सीजर। यानी होल ब्रेन अफेक्ट होता है इससे, और इसमें कोई भी पार्शियल पार्ट अफेक्ट होता है, तो उसे बोलते हैं फोकल या पार्शियल सीजर, और इसे बोलते हैं जनरलाइज्ड सीजर। अब फोकल या पार्शियल सीजर भी तीन टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट है सिंपल पार्शियल सीजर, सेकंड इज कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, और थर्ड इज पार्शियल सीजर जो किससे? जनरलाइज्ड सीजर से इवॉल्व होता है। सिंपल पार्शियल सीजर में क्या होता है? इसमें फेस और लिम्ब, लोअर लिम्ब या अपर लिम्ब की हम बात करें तो ये अफेक्ट होता है। यानी फेस पे इनके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, या फिर हैंड्स और लेग्स के अंदर इनके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उसकी जो एक्टिविटी है वो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। यानी फेस का जो मूवमेंट है, फेस यानी शेकिंग होती रहती है फेस पे, या फिर हैंड में शेकिंग होती है। कोई भी चीज़ हम अगर पकड़ना चाहे तो हम नहीं पकड़ पाते, तो वो होती है सिंपल पार्शियल सीजर। सेकंड इज कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में क्या होता है कि जो टेम्पोरल लोब है, जो ब्रेन की टेम्पोरल लोब है, वो अफेक्ट होती है, और उसकी वजह से सडन कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाती है। जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमें चीज़ याद रहती है, जो हमारे ब्रेन से हमको सिग्नल्स मिलते हैं, वो बहुत ही सडन डिस्टर्बेंस हो जाते हैं और हमारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। और थर्ड है पार्शियल सीजर जो इवॉल्व होते हैं जनरलाइज्ड सीजर से।
जनरलाइज सीजर जो मैंने आपको बताया पूरा ब्रेन डिस्टर्ब होता है, पूरे ब्रेन में इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होने लगते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। और ये जनरलाइज सीजर से इवॉल्व होता है पार्शियल सीजर। इसमें भी कॉन्शियसनेस क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, और इस सिम्टम के इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये टाइप थे फोकल पार्शियल सीजर्स के। सेकेंड टाइप है जनरलाइज्ड सीजर। जनरलाइज्ड सीजर के टाइप्स कौन कौन से हैं? इसमें 4 टाइप्स है। फर्स्ट इज एब्सेंस सीजर, सेकेंड इज टॉनिक सीजर, थर्ड इज एटॉनिक सीजर एंड फोर्थ इज क्लॉनिक सीजर। एब्सेंस, टॉनिक, एटॉनिक और क्लॉनिक। एब्सेंस सीजर्स चिल्ड्रन में होता है। ये सिम्टम्स चिल्ड्रन में दिखाई देते हैं, जिसमें आईज की ब्लिंकिंग और लिप्स की स्मैकिंग, यानी आईज का ब्लिंक होना कंट्रोल नहीं होता, बहुत ज़्यादा ब्लिंक होती है, या फिर जो लिप्स है उनमें स्मैकिंग होती है बहुत ही फास्ट। और टॉनिक सीजर सेकेंड टाइप। टॉनिक सीजर में स्टिफनेस आती है मसल्स के अंदर, यानी मसल्स एकदम ऐसे टाइट हो जाती है बिल्कुल, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना होता है। थर्ड इज एटॉनिक सीजर। इसके अंदर तो कंट्रोल ही हमारा लूज हो जाता है। यहाँ तो स्टिफनेस थी मसल्स के अंदर, यहाँ पे हम मसल्स में कंट्रोल लूज कर देते हैं, यानी अब उस मसल्स को हम मसल को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने आप ही मूव करती है और एक्टिविटी इतनी इंक्रीज हो जाती है कि वो फ्रिक्वेंटली मूव करने लगती है। फोर्थ इज क्लॉनिक सीजर। क्लॉनिक सीजर में रिदमिक जर्किंग होती है, यानी मसल्स के अंदर ऐसे जर्क की जैसा ऐसे लगता है कि मसल्स के अंदर पेन और ऐसे बार बार किसी चीज़ की मारने की या इम्पैक्ट करने की ऐसी मूवमेंट होने लगती है, तो उसे बोलते हैं रिदमिक जर्किंग। तो है क्लॉनिक सीजर। ये है एब्सेंस, टॉनिक, एटॉनिक और क्लॉनिक। ये 4 टाइप के सीजर्स किसके सब टाइप है? जनरलाइज सीजर के। और जनरलाइज्ड और फोकल पार्शियल टाइप्स है सीजर्स की। ये मेन पार्ट है, ये मेन टाइप्स है और ये इनके सब टाइप्स है। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर्स। After the classification of seizures or epilepsy, now etiology of epilepsy. Etiology of epilepsy means कौन कौन से reasons हो सकते हैं जिनकी वजह से एपिलेप्सी कंडीशन होती है बॉडी में, यानी ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इतने ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इम्पल्सेस बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, सिग्नल्स हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं और हमारी बॉडी की एक्टिविटी हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो कौन कौन से रीजंस है इसमें? फर्स्ट है हेड ट्रॉमा, सेकंड इज ब्रेन कंडीशन, थर्ड इज इन्फेक्शियस डिजीज या कंडीशन, एंड फोर्थ इज पैरेंटल इन्फेक्शन। अब इसमें क्या होता है? फर्स्ट इज हेड ट्रॉमा। हेड ट्रॉमा का मतलब अगर हमारे ब्रेन में या हमारे सर में, हेड में कोई ऐसी चोट लगी हो या कोई एक्सीडेंट की वजह से, कार एक्सीडेंट की वजह से, या फिर आप कहीं बहुत ऊंचाई से गिर गए हो जिसकी वजह से हेड में इंजरी हो गई हो, यानी हेड में भारी चोट लगी हो, उसकी वजह से ट्रॉमा कंडीशन कभी रही हो, अब आप कॉन्शियस हो चुके हो, अब आप नॉर्मल हो, लेकिन कभी आपको ट्रॉमा कंडीशन रही हो, कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई ऐसा जर्क लगा हेड में या हेड में कोई इंजरी हुई है सीरियस, उसकी वजह से एपिलेप्सी के सिम्टम्स दिख सकते हैं, एपिलेप्सी कंडीशन हो सकती है। सेकंड इज ब्रेन कंडीशन। ब्रेन कंडीशन यानी ब्रेन के किसी भी पार्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो या जो पार्ट सही से वर्क नहीं कर रहा हो,
ट्यूमर आपने सुना होगा नाम, ट्यूमर कंडीशन हो गई हो, हम उससे पता नहीं लगा पा रहे हो, या ब्रेन के किसी पार्ट में डैमेज हो गया हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डिस्टर्ब हो गए और वहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, तो वो होती है ब्रेन कंडीशन। यानी ब्रेन में कोई इंजरी या कोई ट्यूमर या कोई डैमेज हुआ हो, उसकी वजह से एपिलेप्सी कंडीशन हो सकती है। थर्ड है इन्फेक्शियस कंडीशन। इन्फेक्शियस कंडीशन मीन्स कोई ऐसी डिजीज़, वायरल डिजीज़ या फिर ऐसी डिजीज़ जिसकी वजह से एपिलेप्सी के सिम्टम्स या एपिलेप्सी साइड इफ़ेक्ट के रूप में बॉडी में आ सकती है। इन्फेक्शियस कंडीशन में है एड्स, मेनिंजाइटिस, ये डिजीज़ अगर होती है, या कोई वायरल इन्फेक्शन जिसकी वजह से एपिलेप्सी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, यह है इन्फेक्शियस कंडीशन। फोर्थ इज पैरेंटल इन्फेक्शन। पैरेंटल इन्फेक्शन का मतलब है कि बेबी के बर्थ से पहले, जब बर्थ हुआ है किसी बेबी का, उससे पहले मदर में अगर कोई न्यूट्रिशन की कमी रही हो, मैल न्यूट्रिशन कंडीशन रही हो, या फिर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशन की कमी, या फिर प्रेगनेंसी में मदर की केयर अच्छे से नहीं हुई हो, जिसकी वजह से बेबी में ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है और ब्रेन का कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट इनकम्प्लीट रह जाता है, यानी ब्रेन का डेवलपमेंट कम्प्लीटली नहीं होता है, उसकी वजह से बर्थ के बाद में बेबी में एपिलेप्सी के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। यानी उसका ब्रेन जो है वो कैसा हो जाएगा, वीक। उनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स, इम्पल्सेस और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो बैलेंस सही से नहीं होगा। ये किस वजह से हो सकता है, प्रेगनेंसी में मदर की अगर कोई बॉडी में कमी रही हो। लैक ऑफ केयरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम अगर मदर ने अपनी डाइट पे, अपनी बॉडी पे अगर अच्छे से ध्यान नहीं दिया है, तो उसकी वजह से बेबी का ब्रेन वीक होने की और उसके किसी ना किसी पार्ट के इनकम्प्लीट रहने से उसे पैरेंटल इन्फेक्शन की वजह से एपिलेप्सी कंडीशन हो सकती है। तो कौन कौन से रीज़न हुए, हेड ट्रॉमा, ब्रेन कंडीशन, इन्फेक्शियस कंडीशन एंड पैरेंटल इन्फेक्शन, ये रीज़न हो सकते हैं एपिलेप्सी के। आफ्टर द रीजन्स ऑफ एपिलेप्सी, नाउ द डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ब्रेन ट्यूमर की कंडीशन हो सकती है, यानी ब्रेन के किसी भी पार्ट में इस तरह से सिस्ट या ट्यूमर बन सकता है। सेकेंड इज क्रेनियल सर्जरी की वजह से, यानी अगर क्रेनियल नर्व की सर्जरी की गई है तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। थर्ड इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी मेटाबॉलिज्म हमारी प्रॉपर नहीं हो रही है। ड्रग टॉक्सिसिटी, किसी भी ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से। CNS इन्फेक्शन, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किसी पार्ट में इन्फेक्शन होने की वजह से, ये ब्रेन हो या किसी भी नर्व इम्पल्सेस है, न्यूरॉन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इसको अगर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। After the etiology of epilepsy, now the pathophysiology of epilepsy. Pathophysiology of epilepsy means epilepsy किस तरह से हमारी बॉडी में होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा रीज़न, हेड इंजरी हुई या ब्रेन की ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से एपिलेप्सी होने के चांसेस होते हैं, या फिर कोई पेरेंटल इन्फेक्शन या कोई इन्फेक्शियस कंडीशन जैसे एड्स और मेनिंजाइटिस मैंने आपको बताया, या कोई फैमिली हिस्ट्री में आपके एपिलेप्सी पहले से किसी को है, तो अगर उससे एपिलेप्सी कंडीशन आपकी बॉडी में स्टिमुलेट होती है या फिर स्टिमुलाइज आपके ब्रेन को मिल रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट होती है न्यूरॉन्स की। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाइपर एक्साइटेड हो जाते हैं। जितने उनको इम्पल्सेस मिलनी चाहिए थी उससे ज़्यादा इम्पल्सेस मिलने लगती है, और जितने न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होने चाहिए थे उससे ज़्यादा होने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट होती है न्यूरॉन्स की, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्शियल डीपोलराइजेशन।
पार्शियल डिपोलराइजेशन यानी हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने लगता है, ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से पार्शियल न्यूरोट्रांसमीटर्स स्टिमुलेट होने लगते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद में इम्बैलेंस रिलीज ऑफ एक्साइटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी पार्शियल डिपोलराइजेशन हुआ, हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, जिसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होने थे वो क्या होने लग गए, इम्बैलेंस हो गए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होने लग जाते हैं, या एक्साइटरी और इनहिबिटरी टाइप। एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो किसी भी चीज़ को इनिशिएट करते हैं, एक्साइट करते हैं, और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो स्टॉप करते हैं, यानी वो एक्टिविटी कब स्टार्ट करनी है और कब स्टॉप करनी है, ये कंट्रोल कौन करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं। लेकिन अगर वही इम्बैलेंस हो गए तो वो एक्टिविटी स्टार्ट भी ऑटोमेटिक होगी और स्टॉप भी ऑटोमेटिक होगी, यानी उस एक्टिविटी, उस सेंसिटिविटी से हमारा कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो एक्साइटरी और इनहिबिटरी टाइप की जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो कैसे होने लगते हैं, इम्बैलेंस होने लगते हैं, और जिसकी वजह से एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मीन्स जब न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस हो गए तो उसकी वजह से पूरे ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज स्प्रेड हो जाएगा, यानी पूरे जो ब्रेन है उसके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की एबनॉर्मलिटी होगी और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। तो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज स्प्रेड होता है पूरे ब्रेन में, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपर एक्साइटेड न्यूरॉन्स रिलीज होते हैं, हाइपर एक्साइटेड न्यूरॉन्स, और उसकी वजह से एपिलेप्सी कंडीशन होती है। हाइपर एक्साइटेड न्यूरॉन्स का मतलब हमारा जो ब्रेन है उसमें जो मिड ब्रेन है, मेडुला ऑब्लांगेटा है, और जो ब्रेन की स्टीम है, ये पार्ट क्या होता है, हमारा ब्रेन का हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, और ये इनका काम हमारे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है। तो वो एक्टिविटीज़ क्या हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है। हमारे ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है और हाइपर एक्साइटेड न्यूरॉन्स सीक्रेट होने लगते हैं, जिस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी। तो एट रिजल्ट क्या रहता है, एपिलेप्सी कंडीशन शो होती है, सीजर्स के सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ epilepsy. After the pathophysiology of epilepsy, now the clinical manifestations. Clinical manifestations में क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हमारा ब्रेन इफ़ेक्ट होता है, और ब्रेन से इफ़ेक्ट होने से हमारा सबसे पहले बॉडी पे से कंट्रोल ख़त्म होता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। तो कंट्रोल हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाएगा। उस कंडीशन को हमने क्या बोला था, जब हमारे मूवमेंट्स, सेंसिटिविटीज़ हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, उसे हम बोलते हैं सीजर्स, एपिलेप्सी कंडीशन। तो सीजर्स इसके सिम्टम्स होते हैं, और जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ सीजर्स बताए थे, मसल्स में, आइज़ में या लिम्स में जो मूवमेंट हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, वो सीजर्स के सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। सेकंड इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में हमारी कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है। कॉन्शियसनेस लॉस होने का मतलब हमें कोई भी चीज़, हमारी मेमोरी वीक हो जाती है, हमें याद नहीं रहता, हमें किसी भी चीज़ में डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, तो कॉन्शियसनेस हमारी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। थर्ड है इसके अंदर फियर और एंजाइटी फील होती है। फियर, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, घबराहट फील होती है, ये सिम्टम्स होते हैं एपिलेप्सी के। फोर्थ इज साइकिक सिम्टम्स यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमें फील होते हैं। फिफ्थ इज मूवमेंट्स और कंट्रोल लूज हो जाता है बॉडी पे से,
जो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स है, जो चलना है, खाना है, किसी भी चीज़ को, सोना, वो सारे मूवमेंट्स अनकंट्रोल हो जाते हैं, हमारी बॉडी पे से हमारा कंट्रोल लूज़ हो जाता है। तो ये थे सिम्टम्स किसके, एपिलेप्सी के। कॉन्शियसनेस लूज हो जाती है, सीजर्स के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, फियर, एंजाइटी, साइकिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं और मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। आफ्टर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एपिलेप्सी, नाउ द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में कौन कौन से ऐसे डायग्नोस होते हैं जिसकी वजह से एपिलेप्सी कंडीशन का पता लगाया जाता है। ए न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, हमारी न्यूरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, यानी ये चेक किया जाता है कि नॉर्मल बॉडी के मूवमेंट्स कंट्रोल कैसा है, बॉडी को किस तरह से नॉर्मलाइज किया जा सकता है, यानी जो एक्टिविटीज़ है वो नॉर्मल हो रही है या फिर उनमें फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, बॉडी पे कंट्रोल कैसा है, बॉडी अपने ऑर्डर्स को फ्रिक्वेंटली समझ पा रही है या नहीं समझ पा रही। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, बिहेवियर, इमोशंस, इनका टेस्ट किया जाता है। सेकंड इज़ ब्लड टेस्ट, क्योंकि मैंने आपको रीजंस में बताया था कि कोई इन्फेक्शियस रीज़न भी हो सकता है एपिलेप्सी का, इसीलिए ब्लड टेस्ट कि इसमें इन्फेक्शन का पता लगाया जाता है कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर पेरेंट्स में ऐसा कोई इन्फेक्शन जो बेबी में आ सकता है। थर्ड इज़ EEG, ये इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। ये एक टेक्निक होती है जिसमें इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, हमारी बॉडी पे इलेक्ट्रोड्स लगा के और इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस का पता लगाया जाता है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस कितने जनरेट हो रहे हैं, उनकी क्वांटिटी नॉर्मल है या फिर एक्सिस में है, ये EEG से टेस्ट किया जाता है। फोर्थ इज MRI, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी ये भी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेट्स के थ्रू हमारी बॉडी में एपिलेप्सी टेस्ट की जाती है, मैग्नेट्स लगाए जाते हैं और उससे ये देखा जाता है इमेज करके कि जो नर्व इम्पल्सेस है, न्यूरॉन सिस्टम है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, उनकी कंडीशन क्या है और एपिलेप्सी का टेस्ट किया जाता है। ये डायग्नोसिस है एपिलेप्सी के, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम और MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, डायग्नोसिस ऑफ एपिलेप्सी। आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ एपिलेप्सी, नाउ द लास्ट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, ट्रीटमेंट में मैं आपको हर बार बताती हूँ दो टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल में एपिलेप्सी में क्या करना है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर जैसा कि नॉर्मल होता है, अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड स्मोकिंग, और एपिलेप्सी कंडीशन में हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ को नॉर्मल करना है, तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हमें स्ट्रेस नहीं लेना क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है, तो हमें क्या करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपीज़, स्ट्रेस मैनेजमेंट योगा, इस तरह से हमें स्ट्रेस को मैनेज करना है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है। और इसमें है डाइट, डाइट में हमें सोडियम इंटेक को कम करना है क्योंकि सोडियम की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस होते हैं, तो इसकी वजह से डाइट में सोडियम को हमें क्या करना है, कम करना है। तो हमें क्या करनी है, फिजिकल एक्टिविटीज़, स्ट्रेस मैनेजमेंट और डाइट में सोडियम को, और वेट को भी क्या करना है, हमको बैलेंस रखना है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, वेट को कम करना है। ये है नॉर्मल नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, जिसमें मेन जो फैक्टर है वो स्ट्रेस का हो सकता है क्योंकि हमारा ब्रेन इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसीलिए हमको ब्रेन की कंडीशन को नॉर्मल रखने के लिए योगा या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ करनी है। अब सेकंड है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम क्या यूज़ करते हैं, ड्रग्स का यूज़ करते हैं, मेडिसिन का यूज़ करते हैं जब हमारे सिम्टम्स हमें नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से सही होते हुए नहीं दिखाई देते,
जब हमारी डिजीज़ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी हमारी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करके क्योर नहीं हो पाती, तब हम क्या यूज़ करते हैं, ड्रग्स का यूज़ करते हैं। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एपिलेप्सी में हम कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करेंगे, इसमें फर्स्ट है कार्बामेज़ेपिन, सेकंड इज़ डायज़ेपाम, थर्ड इज़ फेनेटोइन, फोर्थ इज़ फिनोबार्बिटल, फिफ्थ इज़ वैल्प्रोइक एसिड, सिक्स्थ इज़ प्रिमिडॉन। ये जो ड्रग्स है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको बहुत सारी डिजीज़ में मिल जाएंगे। एपिलेप्सी के ये 6 कॉमन ड्रग्स है जो यूज़ किए जाते हैं एपिलेप्सी में फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए। तो ये था नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पार्किंसंस डिजीज़। थैंक यू।